वन्यमातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक साथियों, किसी भी कर्मचारी की 9 साल की, 18 साल की या 27 साल की सर्विस होने पर उसके लिए एसीपी के लिए कैसे आवेदन करेंगे, उसके लिए साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, कौन सी डेट्स होगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले आपको साला दर्पण पर लॉगिन करके स्टाफ लॉगिन में आना है। और स्टाफ लॉगिन में इस तरीके से जैसे आप आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा स्टाफ लॉगिन में, आपको यहाँ फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्म्स वाला जो ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज। इसके नीचे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा फॉर्म्स, तो यहाँ फॉर्म्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके अलग अलग फॉर्म्स खुलेंगे जिसमें अप्लाई फॉर एसीपी सबसे पहला ऑप्शन है। कन्फर्मेशन फॉर्म निश्चयकरण के लिए अगर आवेदन करना तो यहाँ क्लिक करें। कंपटीशन के लिए एनओसी के तो यहाँ करना है। विदेश यात्रा के लिए एनओसी है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। वीआरएस एप्लीकेशन यहाँ से, पीएचडी एप्लीकेशन यहाँ से, ईओएल एप्लीकेशन यहाँ से और प्रतिवेदन एप्लीकेशन कोई है तो इस तरीके से। तो आज बात करेंगे एसीपी एमएसीपी के संबंध में। तो यहाँ से आपको क्लिक हियर, पहला ही ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करते ही आप सबसे पहला काम करें कि आपकी जो डिटेल्स है वो चेक कर लें। यहाँ अगर कुछ भी कमी है तो आप प्रपत्र 10 को पहले अपडेट करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। यहाँ एक तो टीचर का नाम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई, मोबाइल नंबर आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर आ गया, टीचर लेवल 1 2 या जो भी है, सेवानिवृत्ति तारीख और विद्यालय करंट स्कूल का नाम आ गया। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि ध्यान ये रखें, जैसे एक तो दिया होगा अगर कोई आदेश 3 से ज़्यादा पृष्ठों का हो तो दस्तावेज अपलोड करते समय उस आदेश का मुख्य पृष्ठ, कार्मिक के नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ ये अपलोड करें। जैसे मान लो कई बार नियुक्ति आदेश है वो बहुत लंबे जारी होते हैं और उस लंबा आदेश में 15 पेज 20 पेज की अगर मान लो कोई आदेश है तो उसमें से आपको फर्स्ट पेज कार्मिक के नाम वाला पेज और लास्ट पेज है वो करना है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बारे में। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है वो ये है कि यहाँ लिखा हुआ है कि एसीपी एप्लीकेशन ऑन साला दर्पण नेक्स्ट एसीपी स्टेज विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन प्रीवियस वन इज अप्रूव्ड, और यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट। अब चूंकि कार्मिक की 27 साल की सेवा हो चुकी है तो तीसरी एसीपी यानी 27 वर्षीय एसीपी लगनी है, लेकिन यहाँ फर्स्ट आ रहा है तो कई लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ सीधी सी बात है कि एप्लीकेशन ऑन साला दर्पण यानी 2 एसीपी जो उनकी हुई है वो साला दर्पण पे नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय साला दर्पण पोर्टल नहीं था, ऑफलाइन जो भी एसीपी अप्लाई होती थी। तो साला दर्पण पे ये पहली है, भले ही एसीपी तीसरी हो लेकिन साला दर्पण पे पहली है। यहाँ आकर के कई लोग अटक जाते हैं कि आगे क्या करें, यहाँ तो एसीपी फर्स्ट ही आ रहा है तो यहाँ फर्स्ट आएगा क्योंकि साला दर्पण से ये पहली है। अगर साला दर्पण से पहले कोई अप्लाई की हुई है तो आपकी दूसरी आ जाएगी। लेकिन 2 जो एसीपी थी फर्स्ट और सेकंड, 9 साल की 18 साल की, वो दोनों ऑफलाइन थी तो इसलिए यहाँ फर्स्ट आ रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। एसीपी रिवीजन अगर है तो यस, अन्यथा नो रहने दें। एप्लीकेशन टाइप में एसीपी एमएसीपी, तो अब जैसे डिफ़ॉल्ट एमएसीपी है तो आप एमएसीपी सेलेक्ट कर लें। अब एसीपी एमएसीपी के लिए कार्यालय में प्रस्तुत किया गया विकल्प पत्र आवेदन सबमिट करें, यानी जो विकल्प पत्र है वो सबमिट करना है। क्या पदोन्नति द्वारा पद की योग्यता शैक्षणिक द्वारा की गई है, यानी मान लो शैक्षणिक योग्यता द्वारा अगर आपकी पदोन्नति है तो आपको यस करना, अन्यथा नो रहने दें। उसके बाद में यहाँ ऑप्शन फॉर्म जो था विकल्प पत्र जो आपने इसके लिए भर के दिया है वो आपको सबसे पहले अपलोड करना है। उसके बाद कौन कौन से करने हैं, उसके बाद जैसे यहाँ मूल पद जिससे एसीपी करना कि नहीं, मूल पद जो था टीचर लेवल 1 था। अब यहाँ कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का एनएसी कोड यहाँ भरना है। अगर मॉडल स्कूल में है तो पहले कहाँ थे वो भरना है, और नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि कार्यकरण ऑब्लिक नोशनल तिथि ऑब्लिक नियुक्ति तिथि समान पद पर चयन जिसमें कार्मिक को प्रथम नियुक्ति से वास्तविक परिलाभ दे है, यानी जो फर्स्ट पोस्टिंग है जिससे जो भी वास्तविक लाभ दे है वो तारीख आप यहाँ सेलेक्ट करें। अब कई लोगों के यहाँ इशू आता है कि वो तारीख सेलेक्ट नहीं होती, कोई दूसरी तारीख सेलेक्ट होती है और उस कारण से उनका सारा जो मामला आगे का मामला है वो गड़बड़ होता है। नहीं, जैसे मान लो यहाँ 99 आ रहा है तो उनका 27 साल की जो एसीपी है वो 2026 में लगेगी, लेकिन मान लो यहाँ अगर किसी का 2007 आ रहा है, किसी का 2015 आ रहा है, और वो गलती कहाँ होगी कि आप सर्विस जो विवरण है, सेवा विवरण वाला जो मॉड्यूल है प्रपत्र 10 में, वहाँ अगर आपने कुछ गलती की है तो यहाँ आपकी डेट है वो कोई दूसरी आएगी। और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ डेट सही नहीं आएगी तो आपका आगे का जो भी आवेदन होगा वो आपको आप नहीं भर पाएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखें। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद में आपको यहाँ ये देख लें, उसके बाद में आपको नियुक्ति आदेश अपलोड करना है। जो भी आपका फर्स्ट नियुक्ति का आदेश था वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ भी एक दिया हुआ है कि अगर नियुक्ति आदेश ज़्यादा पेजों का है तो आपको पहला पेज, लास्ट पेज और जो भी आपके नाम का पेज है वो आपको अपलोड करना है। और कार्यकरण बिफोर नून आफ्टर नून जो भी है वो आपको देखना है। उसके बाद में प्रथम नियुक्ति पंचायत समिति या जिला परिषद के माध्यम से अध्यापक के पद पर हुई है तो जिला स्थापना समिति द्वारा आदेश यानी जो स्थायीकरण आदेश है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से स्थायीकरण आदेश अपलोड करना है।
अगर मान लो आपके पास में PDF अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ नो कर सकते हैं, लेकिन PDF स्थगन आदेश जरूरी है, उसके बिना हो सकता है आपका फॉर्म है वापस ऑब्जेक्शन में आ जाए, तो ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में यहाँ संवर्ग में आपको 3 ऑप्शन है, मंत्रालय है तो मंत्रालय करें, अधीनस्थ सेवा में यानी टीचर ग्रेड 3 है या सेकंड ग्रेड है तो अधीनस्थ कर लें, और अगर व्याख्याता या प्रिंसिपल वगैरह है तो आपको राज्य सेवा करना है। यहाँ जैसे मान लो 3rd ग्रेड टीचर है तो अधीनस्थ सेवा आ गया, उसके बाद में इसको आपको सेव करना है। तो ये मैं तीनों आपको सेव करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे सबसे पहले है जो भी नियुक्ति आदेश, प्रथम नियुक्ति आदेश है वो आपको यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ से फर्स्ट ज्वाइनिंग वाला जो आदेश है वो मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ, यानी प्रथम नियुक्ति आदेश ये मैंने अपलोड कर लिया। उसके बाद में स्थगीकरण आदेश, तो यहाँ से आप सारी PDF आप अपलोड करके रखें। तो यहाँ से स्थगीकरण आदेश, ये स्थगीकरण आदेश हो गया, यहाँ से मैंने अपलोड कर लिया। ये दोनों अपलोड करके इसको सेव कर लें। तो यहाँ आ रहा है प्लीज़ सिलेक्शन फिक्सेशन, इसका मतलब है यहाँ से आगे वाले ऑप्शन भी आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो एक बार मैं आपको सारे ऑप्शन बता देता हूँ, उसके बाद में कैसे करेंगे। तो यहाँ से जैसे सर्विस कैटेगरी में यहाँ आपकी सेवा शैक्षणिक योग्यता में आपने 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। प्रशैक्षिक में आपके SSC BEd जो भी है वो कहाँ से की, ये सारा डिटेल आ जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सेवा काल में हुई पदोन्नतियों के विवरण, अगर आपकी पदोन्नति हुई यानी प्रमोशन हुआ तो आपको यहाँ यस करना है, अन्यथा डिफ़ॉल्ट नो करना है। अब मान लो जैसे यहाँ दूसरा ऑप्शन है सेवा काल में पदोन्नति के विवरण, अगर जैसे मान लो आपकी पहली पदोन्नति कब हुई, फर्स्ट आपकी प्रमोशन कब हुआ, सेकंड प्रमोशन कब हुआ, थर्ड प्रमोशन कब हुआ, लेकिन मान लो इस कर्मचारी का 3rd ग्रेड पद पे प्रमोशन नहीं हुआ है, 2 ACP लगी है, 3री ACP बाकी है, लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ, तो यहाँ से आप लागू नहीं करें तो ये ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ से जैसे कर दिया मैंने, लागू नहीं करते ही आपके ये सेवा काल में पदोन्नति विवरण है, ये इसका ऑप्शन हट गया, यानी कि तरह से इसमें कुछ नहीं बना। अब आपको यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान या वरिष्ठ वेतनमान का विवरण। अब यहाँ चयनित वेतनमान का मतलब आपको पहली ACP कब मिली, तो जैसे फर्स्ट ACP कौन सा वेतन आयोग था, जैसे मान लो 6ठा वेतन आयोग था। उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से आगे के ऑप्शन में आपको एक एक बता देता हूँ। इसमें मैं ग्रेड पे यानी जो पे बैंड कौन सा था, तो यहाँ से 139300 से लेकर के 34800 वाला था, तो जो भी था वो आपको पढ़ना है। पे मैट्रिक्स आपको पढ़ना है, प्रभावी किस तारीख से हुई, उसके बाद में स्वीकृति की तारीख कितनी है, स्वीकृति दिनांक और क्रमांक, यानी जो ऑर्डर हुआ था फर्स्ट ACP का वो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद में इसकी PDF यानी आदेश की कॉपी अपलोड करनी है और सेव करना है। उसी तरीके से आपको सेकंड ACP है, अगर मान लो ये सेकंड भी लग चुकी होगी, तीसरी के लिए अप्लाई करें तो सेकंड ACP का भी यहाँ विवरण आपको, जैसे पे में है 7th पे है, कौन सा पे लेवल ग्रेड पे पेंड वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ से 7th में, यहाँ से जैसे पे लेवल नहीं आएगा तो यहाँ जो भी आ रहा है वो ऑप्शन आपको बने। यहाँ से जैसे पे मैट्रिक्स है L10 L11 12 जो भी था वो आपको यहाँ पढ़ना है। प्रभावित तारीख कौन सी है, स्वीकृति तारीख कौन सी है, और उसके बाद में PDF पे। अब दूसरा ये तो हो गया, दोनों आपको सेव करके यहाँ रखना है। उसके बाद में अगला है पुनरीक्षित वेतनमान 2008 और 2017 में जो पुनरीक्षित वेतनमान है उसमें भी आपको दोनों अगर मिले हैं तो आपको यस करना है, लागू नहीं होता तो नो कर देना है, यानी लागू नहीं है तो यहाँ यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ ऑप्शन हट जाएगा। लेकिन इनको पुनरीक्षित 2008 और 2017 का लाभ मिला हुआ है तो यहाँ से प्रकार में आपको फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ वेतन आयोग कौन सा था, जैसे 6ठा वेतन आयोग था। उसके बाद में यहाँ से आपको आगे का ऑप्शन बना है, यहाँ से जैसे पे बैंड या लेवल कौन सा था, तो जो भी था पहले में कौन सा था, दूसरे में कौन सा था, ये आपको पे मैट्रिक्स कौन सा था, पे मैट्रिक्स में विकल्प की दिनांक कौन सी थी और आदेश की कॉपी अपलोड करनी है। इसी तरीके से अब जो ये दोनों हो गए, यानी फर्स्ट पुनरीक्षित 2008 वाला और दूसरा 2017 वाला। इसके बाद में आपको आवेदित ACP कौन सी है, जैसे 9 यानी पहली ACP है, 18 साल की दूसरी ACP और या तीसरी, तो यहाँ जैसे तीसरी ACP है तो 27 साल की ACP है तो 3rd ACP यहाँ आ गया। दे तारीख किस तारीख से दे है, तो यानी जैसे 1 अगस्त से इनके दे है, 1 जुलाई से, तो यहाँ से 1 जुलाई कर दिया। और वेतन आयोग कौन सा है, तो जैसे 7th पे कमीशन है। उसके बाद में पे बैंड कौन सा है, तो यहाँ आप खाली छोड़ दें। उसके बाद में अभी जैसे इनको क्या मिलेगा, तो L12 है या जो भी है वो आपको यहाँ पढ़ना है। उसके बाद में आपको संतान संबंधी घोषणा है, तो 31/5/2000 तक कितने बच्चे थे है तो ठीक है, नहीं तो उसको खाली छोड़ दें। अब मान लो इस कार्मिक के बच्चे हैं वो 2002 के बाद के हैं, तो यहाँ बच्चों का नाम लिख करके इसको सेव करना है। और संतान संबंधी जो घोषणा का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको यहाँ अपलोड करना है। अगला है क्या सेवा काल में CCA नियमों के तहत कोई शास्ति या दंडादेश दिया गया, अगर हाँ तो यस करना, अन्यथा नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक भर करके आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जैसे ही आप भरते हैं वापस इसको बार बार ऊपर नीचे ये होगा, तो एक बार सारी चीज़ें भर करके सेव करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारी डिटेल्स आप भर करके चेक कर लें। अब मान लो एक जैसे यहाँ एक इशू आ रहा था
वो डेट का स्थायीकरण डेट, तो यहाँ से आप डेट भर लें, उसके बाद स्थायीकरण आदेश। अब यहाँ जो भी आप पीडीएफ अपलोड करेंगे, यहाँ व्यू अटैचमेंट में आप जा करके देख सकते हैं कि जो आपने पीडीएफ अपलोड की है वो सही हो। और इसके बाद में एजुकेशनल और शैक्षिक प्रशैक्षिक ऑटोमेटिक आएंगे। पदोन्नति है तो ठीक है, नहीं तो आप लागू नहीं पे क्लिक करेंगे तो वो वैसे ही यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद में पूर्व में स्वीकृत, अगर मान लो एसीपी लगी हुई है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि मैं थर्ड एसीपी की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट सेकंड दोनों लगी, उसका विवरण आपको पढ़ना है। अटैचमेंट उनका आदेश है, आपको पीडीएफ अपलोड करनी है। उसके बाद में पुनरीक्षित वेतनमान 2008-17 जो भी आपके लागू होता हो, लगा हुआ हो, तो आपको उसकी डिटेल्स पढ़नी है। उसके बाद में आवेदित एसीपी 27 साल की किस तारीख से मिलनी है, तो जैसे 1 जुलाई 2026 से मिलनी है। उसके बाद में 7th पे है। उसके बाद में पे मैट्रिक्स क्या मिलेगा, वो संतान संबंधी में आपके 31/5/2002 से पहले कितने संतान है, बाद में कितने हैं, संतान संबंधी घोषणा है वो आपको पढ़ना है। और सेवा काल में सीसीए के तहत कोई अगर शास्त्री या दंडादेश दिया है तो यस करना, नहीं था नो रहने देना है। और ये सारे बनने के बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। अगर मान लो आपके फाइनल सबमिट या अपडेटेड का ऑप्शन तो उसी समय आएगा जब आपके कोई भी कॉलम बाकी नहीं होगा। अगर कोई कॉलम बाकी है तो आपके यहाँ अपडेट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप चेक करें कहीं भी आपके जो स्टार लगा हुआ वो कोई न कोई बाकी होगा। ये सारे आप अच्छे तरह से देख करके चेक करके इसको फाइनल सबमिट करेंगे। तो फाइनल सबमिट के लिए आप ये पूछ रहा है कि आप इस प्रविष्टि को अंतिम रूप से आगे अग्रसित करना चाहते हैं, तो येस पे आपको क्लिक करना है। और येस पे क्लिक करते ही आपकी ओटीपी आएगा। ओटीपी आपके मोबाइल, पंजीकृत मोबाइल जो उस पर आएगा, और ओटीपी आपको यहाँ एंटर करना है। तो मैं ओटीपी एंटर करके आपको बताता हूँ। तो ओटीपी आ चुका है, मैंने यहाँ ओटीपी एंटर किया और फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो फाइनल सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ सेकंड आपके हो सकता है प्रोसेसिंग में ले, और एक बार ओटीपी आप अच्छी तरह से चेक करके एंटर कर लें। कई बार यहाँ इशू थोड़ा सा हो सकता है कि ओटीपी ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि ये साइट थोड़ी सी धीरे चलती है, या इस समय थोड़ा सा अगर इसमें हो सकता है कुछ कारण हो। लेकिन यहाँ कृपया ध्यान दें कि प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन में भरी समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी अनुसार सही है, और विसंगति पाए जाने पर मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। और ओटीपी को इस नंबर पर सेंड किया गया, और आप ओटीपी सबमिट करके फाइनल इसको कर सकते हैं। अब ओटीपी आ चुका है तो मैंने ओटीपी भर दिया। अब ओटीपी नहीं आया तो आप यहाँ रीसेंड ओटीपी पे भी क्लिक करके आप रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं। लेकिन जब ओटीपी आ चुका है तो मैंने यहाँ ओटीपी भर दिया है 9763-940, और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब ये सबमिट नहीं हो रहा, इसका मतलब हो सकता है कोई और कारण हो, तो मैं इसको वापस दोबारा ओटीपी इंटर करके आप बताता हूँ। यहाँ से जैसे कैंसिल करके एक बार दोबारा करेंगे, थोड़ा सा साइड इशू हो सकता है, तो मैं इसको फाइनल सबमिट कर रहा हूँ। और फाइनल सबमिट करने के बाद में दोबारा ओटीपी आएगा, या कई बार साइट आउट हो जाती है तो भी ये इशू हो सकता है। तो आप देख लें अच्छी तरह से, इसको मैं आपको करके बताता हूँ। अब ये साइट आउट हो चुकी थी, इस कारण से ये इशू हुआ, तो मैं वापस इसको फाइनल सबमिट दोबारा क्लिक करता हूँ, और ये येस पे आपको क्लिक करके ओटीपी है आपको एंटर करना है। तो दोबारा ओटीपी एंटर करके बताता हूँ। तो नया ओटीपी आ चुका है, मैंने नया ओटीपी यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक किया, तो ये आ रहा है प्लीज़ एंटर करेक्ट ओटीपी। तो यहाँ ओटीपी में हो सकता है थोड़ा सा इशू हो, तो ओटीपी में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो मैं आपको ओटीपी वापस नया एंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ओटीपी जो था 774321, और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओटीपी सी होगा तो डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। और अब ये इस फॉर्म आपका है यहाँ से फॉरवर्ड हो चुका है। अब इस फॉर्म की आपको यहाँ से प्रिंट ले करके आप जो भी अपने यहाँ से इस तरीके से इसको प्रिंट ले लें, और प्रिंट लेने के बाद में आप आपके जो भी संस्था प्रधान है उनके माध्यम से इस फॉर्म को आप आगे फॉरवर्ड कराएं। यानी विद्यालय लॉगिन से ये फॉर्म जब वहाँ शो होगा तो वहाँ से पीडीएफ अपलोड करके उसको आप फॉरवर्ड करवाएं। और फॉरवर्ड करने के बाद में आपकी जो भी उच्च अधिकारी लेवल पे है उसकी आप चेक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे फॉर्म्स में आप क्लिक करेंगे, और यहाँ डिपार्टमेंटल में और फॉर्म्स में जा करके आप इसकी ट्रैकिंग है वो आप बाद में कर सकते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो उसके बाद में आपके ट्रैकिंग ऑप्शन आ जाएगा, और नहीं आता सीधा तो आप यहाँ आपके जो भी स्कूल लेवल है वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म की क्या स्थिति है। तो इस तरीके से आपको 27 साल की जो एसीपी का फॉर्म है वो किस तरीके से बनेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ अगर आप चाहें तो कमेंट करेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। जानकारी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।